हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम फिर से क्लास 11 की जो इक्विलिब्रियम है उसका और एक महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोगों के सामने ले आए हैं। तो देखना दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन की उन लोगों के बीच का संबंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे। अलग अलग रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है वो अलग अलग रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनकी बीच का संबंध आज हम देखेंगे। तो पहले देखो, पहला रिएक्शन क्या दिया गया है। x2 प्लस y2 से उत्पन्न हो रहे हैं 2xy। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। करके देखो, मैं करवाऊंगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है K1। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है K1 और उसके साथ साथ दिया है हाफ x2 प्लस हाफ y2, उससे बनता है xy। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है K2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है K2 और आपको बोला है K1 एंड K2 इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। इन दोनों का बीच का रिलेशनशिप क्या है ये निकालो। ये निकालने के लिए बोला है। बहुत ध्यान से एक चीज को बहुत बारीकी से सुनना। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। अगर संभव हो तो पिछला वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो में आगे बढ़ो। बहुत ध्यान से एक बात को सुनना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो बात हमने छेड़ी थी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से बनती थी। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस लॉ से बनती थी, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, वो लॉ ऑफ मास एक्शन को जो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर बेस था, वो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को हम 3 तरकीब से लिखते थे। एक का नाम था कंसंट्रेशन, दूसरे का नाम था पार्शियल प्रेशर, तीसरे का नाम था मोल फ्रैक्शन। मतलब जो लॉ ऑफ मास एक्शन थी, उस लॉ ऑफ मास एक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो रिएक्टेंट की एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनाता था। तो वो जो एक्टिव मास है, उस एक्टिव मास को आप कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते थे, या तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते थे, या तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखते थे। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बना था, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन या फॉर्मूलेशन बनी थी, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप 3 तरकीब से लिखोगे। एक है कंसंट्रेशन के टर्म में, एक है पार्शियल प्रेशर के टर्म में, एक है मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन Kc था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर Kp था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट मोल फ्रैक्शन Kx था। हमने ये तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो सब बताए थे। एक एक रिएक्शन के लिए अलग अलग Kp Kc Kx के बीच का जो संबंध था वो बताए थे। डेल्टा n 0 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। Kp Kc Kx का यूनिट रिएक्शन में डेल्टा एन के ऊपर निर्भरशील थे, उसमें डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा, तो Kp और Kc का यूनिट क्या होगा, Kx का यूनिट तो यूनिट लेस है। तो देखो कैसे बनाएंगे। K1 का वैल्यू क्या है। आप बोलोगे सर K1 तो है xy इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 का कंसंट्रेशन इंटू y2 का कंसंट्रेशन। जी बिल्कुल। K2 क्या होगा। आप बोलोगे सर K2 इक्वल्स टू ऊपर xy का कंसंट्रेशन, नीचे x2 टू द पावर हाफ इंटू y2 टू द पावर हाफ। बोल सकते हैं। हाँ बोलोगे सर जी बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो K2 का मतलब ये है। अब देखो ये K1 की तरफ देखो, ये K2 की तरफ देखो। अगर K2 को स्क्वायर करोगे, अगर K2 को स्क्वायर करोगे, देखना बहुत ध्यान से, अगर K2 को स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, xy का स्क्वायर, xy का स्क्वायर, x2 टू द पावर हाफ उसका स्क्वायर, मतलब x2 इंटू y2। यही तो आपका क्या है, K1 है। तो संबंध क्या बना, K1 इक्वल्स टू K2 स्क्वायर। क्या संबंध बना, K1 इक्वल्स टू K2 स्क्वायर। ऐसे MCQ में दिया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल, कुछ रिलेशनशिप, कुछ जो रिएक्शन है वो दिए जाएंगे और वो रिएक्शन के ऊपर K1 या K2 लिखा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि फॉलोइंग में से कौन सा सच है। तो आपको ऐसा रिलेशनशिप MCQ में ऑप्शन में आएगा। आप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से कर लीजिएगा। ये पहला प्रॉब्लम था, हटाए। तो हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं अलग अलग रिएक्शन के लिए। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा 2NO2 प्लस O2। क्या दिया गया है, देखो एक बार, 2NO2 से
N2 प्लस 2O2, 2NO2 से N2 प्लस 2O2, ये एक रिएक्शन दिया गया है, ये K1 है, ये K1 है इसके लिए। और दूसरा रिएक्शन क्या दिया गया है, N2 प्लस 2O2 इधर से 2NO2। बेसिकली दो रिएक्शन को थोड़ा उलट पुलट करके दिया गया है, एक है K1 एक है K2। K1 और K2 के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम 2 है, क्या है ये, आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम 2 है, ऐसा भी दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, K1 क्या है, आप बोलोगे सर K1 तो है N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू O2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये होगा। देखो लिख सकते हो, K1 मतलब N2 का कॉन्सेंट्रेशन, O2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, NO2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर नीच में। तो K2 क्या आएगा, K2 क्या होगा, NO2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2 का स्क्वायर, लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। K1 को देखो और K2 को देखो तो क्या होगा, 1/K2 कर सकते हैं। अगर 1/K2 करोगे तो क्या होगा, इंटू O2 का स्क्वायर बाई NO2 का स्क्वायर, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। K2 1/K2 करोगे तो ये उलट जाएगा, तो अगर ये उलट गया, यही क्या है आपका K1 है, तो इधर से क्या संबंध बना, आप बोलोगे सर K1 इक्वल्स टू 1/K2, क्या संबंध बना, K1 इक्वल्स टू 1/K2, पहला संबंध था ये, और एक संबंध है हुआ। अब तीसरा देखो, तीसरा वाला प्रॉब्लम को देखो, बहुत बहुत आसान है। ऐसे कुछ रिएक्शन दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच का संबंध निकालो, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का जो संबंध है वो संबंध कैसे निकाला जाता है वो आपको दिया जाएगा। तीसरा N2 प्लस O2 इधर से दिया गया है 2NO, N2 प्लस O2 इधर से दिया गया है 2NO, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। 2NO प्लस Cl2 इसके लिए दिया जाएगा 2NOCl, क्या दिया जाएगा, 2NOCl, इसका है K2, क्या है K2। 2NO प्लस Cl2 इधर से क्या मिलेगा, 2NOCl, इसके लिए दिया गया है K2। और उसके बाद दिया गया है N2 प्लस O2 प्लस Cl2, N2 प्लस O2 प्लस Cl2, इसके लिए क्या दिया गया है, 2NOCl, क्या 2NOCl, यह है K3, क्या है K3। ये तीनों रिएक्शन आपको दिया गया है, इन तीनों के लिए आपको K1 K2 और K3 दिया गया है। और आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट K3 इक्वल्स टू K1 इंटू K2, K3 इक्वल्स टू K1 इंटू K2। अब प्रूव कीजिए, अब प्रूफ कीजिए, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। बहुत बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, इसको आप कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे सर बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले तो K1 K2 K3 लिख लो। K1 क्या होगा, K1 होगा NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2 होगा। K2 क्या होगा, K2 होगा NOCl का स्क्वायर, नाइट्रोसिल क्लोराइड है ये, NOCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO का स्क्वायर इंटू Cl2, ऐसे होगा। और K3 क्या होगा, K3 होगा आपके लिए NOCl का स्क्वायर ऊपर में और नीचे N2 इंटू O2 इंटू Cl2, लिख सकते हो। आगे पहले इन तीनों को लिखो, पहले इन तीनों को लिखो, बाद में हम रिएक्शन करवाते हैं। ये एक प्रॉब्लम दिया गया है, आपको बोला है प्रूव करो। K1 लिखा, K2 लिखा, K3 लिखा। अब देखो क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा को हटाए, अगर ऊपर वाला हिस्सा को हटाना हो गया तो देखो हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव करो। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की प्रूव करेंगे हम। राइट हैंड साइड में क्या है, K1 इंटू K2, क्या है K1 इंटू K2। K1 का वैल्यू क्या है, NO का स्क्वायर, K1 का वैल्यू क्या है, NO का स्क्वायर बाई N2 इंटू O2, ये दिया गया है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। K2 का वैल्यू क्या है, K2 है NOCl का स्क्वायर, K2 क्या है NOCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO का स्क्वायर इंटू Cl2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये लिखा गया है, NO का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, NOCl का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा NOCl का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा इंटू O2 Cl2। आप बोलोगे जी भाई साहब ये अगर आ गया, यही तो K3 है, यही क्या है K3 है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव्ड। तो
ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। मतलब ये इक्वेशन आप लोगों के सामने प्रूव हो गया, K1 इंटू K2 इक्वल्स टू K3। ये हुआ, इसको लिख लो, इसको लिख लो। अगर लिखना हो गया तो हटा दे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पॉज करो, छाप लो मेरे दोस्तों, पॉज करो, छाप लो। और अगर छापने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो खुद करो, थोड़ा पॉज करो, खुद करो, चेक कर लो, अगर हो गया तो आगे बढ़ो। तीसरा आपको क्या दिया जा सकता है, 2SO2 प्लस O2 से आपको दिया गया है 2SO3। मैंने बोला ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मेथड है। और इसके साथ दिया गया है SO2, ये K1 है, इसके साथ दिया गया है SO2 प्लस हाफ O2, इससे आपको बनाने के लिए बोला है SO3। ये क्या है, K2, क्या है ये K2। फिर से करो, K1 और K2 के बीच का जो संबंध है इसको निकालो। कैसे होगा, देखो भाई साहब, K1 क्या है, आप बोलोगे सर SO3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई SO2 का स्क्वायर इंटू O2, क्या होगा, इंटू O2। K2 क्या बनाएगा, K2 मतलब SO3 डिवाइडेड बाई SO2 इंटू O2 टू द पावर हाफ, इंटू O2 टू द पावर हाफ। देखो लिख सकते हो, K1 भी लिख लिए, K2 भी लिख लिए। ये इक्वेशन को इसमें कैसे तब्दील करोगे, K2 का स्क्वायर बना दो। क्या बनाओगे, K2 का स्क्वायर बना दो तो क्या होगा, ऊपर SO3 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर SO3 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे SO2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर O2 टू द पावर हाफ मतलब स्क्वायर तो O2 टू द पावर 1 आ जाएगा। यही क्या है, आपका K1 है। तो इधर से क्या मिलेगा आपको, K1 इक्वल्स टू K2 स्क्वायर, K1 इक्वल्स टू K2 स्क्वायर। फिर से लिखो, कर सकते हो, कर सकते हो। अगर ये करना हो गया तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कर सकते हो, बहुत आसान है ये सब, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हो, ये थोड़ा जटिल बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चारों रिएक्शन देते हैं, करो N2 प्लस 3H2 से 2NH3। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, हेबर प्रोसेस है। ये K1 दिया गया है, क्या दिया गया है, K1 दिया गया है, हेबर प्रोसेस। इसके बाद दिया गया है N2 प्लस O2 से 2NO, N2 प्लस O2 से 2NO, इसका दिया गया है K2, इसका दिया गया है K2। उसके बाद H2 प्लस हाफ O2 से H2 प्लस हाफ O2 से H2O, इसका दिया गया है K3, इसका दिया गया है K3। और उसके बाद लास्ट इक्वेशन दिया है 2NH3 प्लस 5O2, 2NH3 प्लस 5/2O2, 5/2O2। इधर से बनाने के लिए बोला है 2NH3 प्लस 5/2O2, इधर से बनाने के लिए बोला है 2NO प्लस 3H2, 2NO प्लस 3H2, इसका दिया गया है K4, इसका दिया गया है K4। इसको पहले नोट डाउन करो। अगर नोट डाउन करना हो गया तो इधर प्रूफ क्या करने के लिए बोलेगा, आपको बोलेगा प्रूफ दैट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला इक्वेशन। आपको बोलेगा प्रूफ दैट K4 इक्वल्स टू, K4 इज इक्वल टू, क्या बोला जाएगा, K2 इंटू K3 का क्यूब, K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई K1। ये प्रूव करने के लिए बोला है, K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई K1। इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करो। क्या करोगे, आप बोलोगे सर हमारे लिए तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे सर कर तो एक ही चीज सकते हैं, K1 क्या है, NH3 का स्क्वायर, K1 क्या है, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू H2 का क्यूब, लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। K2 क्या है, K2 है NO का स्क्वायर, K2 है NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2, लिख सकते हैं। देख लो K1 K2 लिखना हो गया तो K3 क्या लिख सकते हैं, देखो भाई साहब K3 क्या लिख सकते हैं, K3 को आप बोलोगे सर K3 क्या है, K3 है H2O डिवाइडेड बाई H2 इंटू O2 टू द पावर हाफ, O2 टू द पावर हाफ। और K4 क्या लिख सकते हो, K4 लिखोगे NO का पावर स्क्वायर, NO टू द पावर स्क्वायर H2O का क्यूब, H2O का क्यूब डिवाइडेड बाई NH3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई NH3 का स्क्वायर O2 टू द पावर 5/2। लिखो, देखो देखो K1 क्या होगा, NH3 का स्क्वायर बाई N2 इंटू H2 का क्यूब, K2 क्या होगा, NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2, K3 क्या होगा, H2O बाई H2 इंटू O2 टू द पावर हाफ,
K4 क्या होगा, NO का स्क्वायर H2O का क्यूब डिवाइडेड बाई NH3 का स्क्वायर O2 टू द पावर 5/2। लिख सकते हो, लिख सकते हो पूरा का पूरा किस्सा, पूरा का पूरा किस्सा लिख लो पहले। और ये ब्लैक वाला हिस्से को मिटा दो, ये ब्लैक वाला हिस्से को मिटा दो। अगर मिटाना हो गया तो आप बोलोगे सर कैसे करोगे, मैं बोलूंगा भाई साहब राइट हैंड साइड से करो, राइट हैंड साइड से करो। ये चीज राइट हैंड साइड से ही किया जा सकता है। राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई K1 ये दिया गया है। तो देखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है। राइट हैंड साइड हमने लिख लिए है, राइट हैंड साइड हमने लिख लिए है। K2 क्या है, K2 क्या है, NO का स्क्वायर, K2 क्या है, NO का स्क्वायर इंटू सॉरी बाई N2 इंटू O2, N2 इंटू O2 इंटू K3 का क्यूब, किसका क्यूब, K3 का क्यूब मतलब H2O इसका क्यूब डिवाइडेड बाई H2 इसका क्यूब इंटू O2 का पावर 3/2, O2 का पावर 3/2। लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दुख की बात नहीं है। देखो K2 क्या है, K2 का वैल्यू हमने लिख दिया है, NO का स्क्वायर इंटू O2, K3 का क्यूब मतलब H2O का क्यूब, H2 का क्यूब O2 टू द पावर 3/2 लिख दिए है। डिवाइडेड बाई क्या बोले हैं, K1 डिवाइडेड बाई क्या बोले थे, K1 मतलब NH3 का स्क्वायर, K1 मतलब NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू H2 का क्यूब, इंटू H2 का क्यूब। लिखो। अगर लिखना हो गया, अगर लिखना हो गया तो हम इसको मिटाए, मिटाए। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर मिटाइए। अब इस हिस्से में किया जाए, कैलकुलेशन को इस हिस्से में किया जाए, देखो क्या होगा। आप बोलोगे सर NO उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2, N2 इंटू O2 इंटू H2O का क्यूब, H2O का क्यूब डिवाइडेड बाई H2 का क्यूब इंटू O2 टू द पावर 3/2 लिखना हो गया, लिखना हो गया। अब इसको देखो, थोड़ा उधर वाला हिस्सा को मिटाए, थोड़ा उधर वाला हिस्सा को मिटाए तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या आएगा। आप बोलोगे सर 3/2, यहां तक तो आ गया आपका। देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को हमने फिर से लिख दिया। इसके बाद ये तो उलट जाएगा, तो N2 ऊपर जाएगा, उसी के साथ साथ H2 का क्यूब ये भी ऊपर जाएगा और NH3 का स्क्वायर नीचे आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो N2 और H2 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ये उलट कर ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो क्या होगा, क्या क्या काटेगा, H2 का क्यूब कट जाएगा, H2 का क्यूब कट जाएगा, N2 कट जाएगा, N2 कट जाएगा, तो क्या पड़ा है, तो क्या पड़ा है, ऊपर पड़ा है NO का स्क्वायर, H2O का क्यूब, ऊपर पड़ा है NO का स्क्वायर, H2O का क्यूब, नीचे क्या पड़ा है, एक तो पड़ा है NH3 का स्क्वायर, एक तो पड़ा है देखो NH3 का स्क्वायर इंटू इधर है O2 के पावर 1, इधर है O2 का पावर 3/2, 1 + 3/2 5/2 होता है, तो O2 का पावर 5/2। तो देखो मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यही तो ये है ना, तो यही क्या है, K4 है, क्या है, K4 है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव्ड, इज इक्वल टू प्रूव्ड। बोल सकते हो, बोल सकते हो। बहुत 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 आसान है, लेकिन ये कैलकुलेशन उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। अपने कॉपी में, अपने किताब में एकदम खुद से करो तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत 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 आसान है। हटाए। तो ये तो था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, या रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। अब क्या होगा, आप बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किसका इफेक्ट पढ़ेंगे हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। कौन सी टेम्परेचर मेरे दोस्त, केल्विन स्केल टेम्परेचर। कौन सी स्केल, केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, T = T + 273 केल्विन। ये था फॉर्मूला, गैस में हमने पढ़ाए थे,
आप बोलोगे ये स्मॉल टी है सेल्सियस में और कैपिटल टी है केल्विन में या एब्सोल्यूट स्केल में। तो हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। दोस्त बहुत ध्यान से सुनना, ये जो हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़वाए थे वो केमिकल काइनेटिक्स में एक बार आर्हेनियस इक्वेशन आएगा, तो बहुत ध्यान से ये बात को सुन के रखना कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये जो साइंटिस्ट ने हमारे सामने हाइपोथेटिकल लॉ दिए हैं उसका नाम है आर्हेनियस। क्या? आर्हेनियस। ये एक थियोरेटिकल इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? थियोरेटिकल या हाइपोथेटिकल इक्वेशन है आर्हेनियस इक्वेशन, जो कि एक थियोरेटिकल या हाइपोथेटिकल इक्वेशन है जो प्रैक्टिकल चीज को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? जो प्रैक्टिकल चीज को सेटिस्फाई करता है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त? आर्हेनियस इक्वेशन एक थियोरेटिकल इक्वेशन है, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, जो कि असल में हमारा जो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये थियोरेटिकल इक्वेशन, ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, ये प्रैक्टिकल इक्वेशन नहीं है, ये थियोरेटिकल इक्वेशन है। ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए आप बोलते हो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इक्वेशन का नाम आर्हेनियस इक्वेशन, जो साइंटिस्ट के नाम से पड़ता है। ये इक्वेशन क्या है? आप बोलोगे K इक्वल्स टू AE⁻⁻A/RT। ये है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? K इक्वल्स टू A⁻⁻A/RT। यहां पर K क्या है? आप बोलोगे सर रेट कांस्टेंट है। क्या बोलोगे? रेट कांस्टेंट है। ये कहां से आता है? रेट ऑफ रिएक्शन से आता है। कहां से आता है? रेट ऑफ रिएक्शन से आता है। R इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आता था। तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप बोल सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। यही तो आपका क्या है? रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट है। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट है तो R ही क्या हो? R के साथ K का संबंध क्या बनेगा? आप बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने किससे लिखा है? रेट कांस्टेंट से। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम रेट ऑफ रिएक्शन ना लिख के रेट कांस्टेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, या हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आर्हेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट से जाना जाता है। तो हम रेट कांस्टेंट इधर से निकालेंगे। ए क्या है? ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? ए का नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो कि कांस्टेंट है। क्या है? जो कि कांस्टेंट है। ये क्या है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएजेंट से आप काम करते हो वो रिएजेंट किस अवस्था में रहते हैं? वो रिएजेंट हमेशा के लिए एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं रहते, वो ग्राउंड स्टेट में सिचुएटेड है। उनको आप रिएक्शन के समय में एक्टिव करते हो, वो एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है उसको आप बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। ये मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो रिएजेंट से आप रिएक्शन करवाते हो वो रिएजेंट हमेशा के लिए एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं रहते, वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। वो स्टेबल कंडीशन मतलब ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। उनको एक्टिवेटेड स्टेट में आपको लेके जाना पड़ता है रिएक्शन करवाने के लिए। जो रिएजेंट रिएक्शन करता है वो एक्टिवेटेड स्टेट में जाके रिएक्शन करता है, लेकिन वो रहता है ग्राउंड स्टेट में, वो रहता है लोअर एनर्जी स्टेट में। तो आप उसको लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वो एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेटेड करना पड़ेगा। वो एक्टिवेटेड करने के लिए जो एनर्जी आप बाहर से दोगे उसी को आप बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलोगे? एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये R क्या है? R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और ये T क्या है? एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल टेम्परेचर। एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल टेम्परेचर, जो हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू देगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन आपको क्या बोलता है? आप बोलोगे सर आर्हेनियस इक्वेशन से हमको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पता चलता है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? इसमें ई का फैक्टर आया है, तो ये क्या है? आप बोलोगे सर ये ना हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, तो वो एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आपको पहले लॉग में तोड़ना पड़ेगा, जिससे आपको स्ट्रेट लाइन की या एक बाइनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको उधर से मिलेगा। तो आप बोलोगे क्या होगा? बहुत ध्यान से देखो क्या है? K इज इक्वल टू A इंटू e⁻A/RT। बोथ साइड ln लेके आओ तो क्या होगा? ln K इक्वल्स टू ln A माइनस E/RT ln E बोल सकते हो एक बार में।
एक बार में। ये माइनस ए बाई आर टी कहां पर था, पावर में, कहां पर आएगा, कोएफिशिएंट में। देखो पावर आया कहां पर, कोएफिशिएंट में। तो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ए बाई आर टी, क्योंकि ln e क्या है, 1 है, ln e का वैल्यू क्या है, 1 है। अब ln मतलब क्या, आप बोलोगे सर ln मतलब log बेस e, ln मतलब log बेस e। तो आप क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, ln को या log बेस e को 2.303 log बेस 10 कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 2.303 log बेस 10 कहा जाता है। तो ln क्या है, log बेस e, ln क्या है, log बेस e, log बेस e को log बेस 10 में रूपांतर करोगे तो 2.303 से log बेस 10 को गुना करना पड़ता है। तो क्या होगा, 2.303 log बेस 10 k इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 सॉरी log बेस 10 a माइनस ए बाई आर टी। अब बोथ साइड में 2.303 से डिवाइड कर दो, तो log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ए बाई 2.303 आर टी, ये मिलेगा। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन है। देखो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, ये आर्हेनियस का एक्चुअल इक्वेशन है। बहुत ध्यान सुनना, ये क्या है, ये आपका आर्हेनियस का इक्वेशन है और ये एक्चुअल का आर्हेनियस इक्वेशन है और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। और लास्ट में हमने जो लिखा है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग बेस टर्म में निकाला जाता है तो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नहीं, आसान हो जाता है। तो देखो लॉग बेस 10 के इसके साथ 1/t इसकी ग्राफ बनाओगे, लॉग बेस 10 के वर्सेस 1/t इसकी ग्राफ बनाना है हमको, लॉग बेस 10 के साथ 1/t की। तो क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा को मिटाए, आप बोलोगे जी बिल्कुल सर मिटाइए। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा को मिटाना हो गया तो देखो बहुत ध्यान से देखना, ये log बेस 10 क्या है, इसको आप y एक्सिस में लोगे, log बेस 10 के इसको कौन सी एक्सिस में लोगे, y एक्सिस में लोगे। 1/t को कौन सी एक्सिस में लोगे, x एक्सिस में लोगे। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो माइनस ए बाई 2.303 आर, ये एम है, माइनस ए बाई 2.303 आर, ये क्या है, ये एम है, जो कि आपका स्लोप है, जो कि आपका ग्रेडियंट है, जो कि आपका tan थीटा है। क्या है, जो कि आपका tan थीटा पड़ता है, यही आपका क्या है, स्लोप है। और इधर माइनस वैल्यू आया तो ये नेगेटिव स्लोप है। क्या स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस का जो वैल्यू है वो घटती है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में विद द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी, वाई एक्सिस की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो घटेगी, इसलिए ये क्या होगा, ये डिक्रीमेंटल स्लोप है, ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो आपका स्लोप क्या बन रहा है, नेगेटिव स्लोप बन रहा है। और इधर से सी क्या पड़ेगा, आप बोलोगे सी तो है log बेस 10, ए क्या है, log बेस 10 है, ये क्या है, इंटरसेक्ट है, क्या है ये इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट कौन सी एक्सिस में पड़ता है, वाई एक्सिस में। इंटरसेक्ट कौन सी एक्सिस में पड़ता है, वाई एक्सिस में, ये आपका इंटरसेक्ट है। और इधर से देखो tan थीटा का वैल्यू क्या पड़ता है, आप बोलोगे सर tan थीटा का वैल्यू पड़ता है ये बाई 2.303 आर, क्या पड़ता है, ये बाई 2.303 आर। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स ये बाई 2.303 आर। तो ये क्या है, ये आपका एंगल ऑफ ग्रेडियंट है। क्या है, ये एंगल ऑफ ग्रेडियंट है। क्या है, एंगल ऑफ ग्रेडियंट है, या आप बोलोगे एंगल ऑफ स्लोप है। ये एंगल ऑफ ग्रेडियंट कौन सी एक्सिस में पड़ता है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस में, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस में बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिक्स का चीज है, आप बहुत ध्यान से देख लेना एक बार। आप हमने क्या बोला है कि log 10 k के साथ 1/t की ग्राफ बनाएंगे, तो log 10 k को कौन सी एक्सिस में रखेंगे, y एक्सिस में। कौन सी एक्सिस में रखेंगे, y में। 1/t को कौन सी एक्सिस में रखेंगे, x एक्सिस में। तो भाई इधर से देखो माइनस ए बाई 2.303 आर, ये आपका एम है, ये आपका स्लोप है, ये आपका ग्रेडियंट है, ये आपका tan थीटा है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, ये बाई 2.303 आर, क्योंकि ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्लोप को दिखाता है। तो ये माइनस साइन क्या है, सिर्फ नेगेटिव स्लोप को दिखाता है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, ये बाई 2.303 आर। तो थीटा का वैल्यू क्या है, ये है, और ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ ग्रेडियंट है। एंगल ऑफ ग्रेडियंट कौन सी एक्सिस के साथ बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये सी मतलब इंटरसेक्ट कौन सी एक्सिस में होता है, विद द वाई एक्सिस। हुआ हुआ
तो हम क्या बनाएंगे, आप बोलोगे सर ग्राफ बनाओ, सर ग्राफ बनाओ, कैसी होगा ये जो ग्राफ है, देखो इधर है आपका log बेस 10k, इधर पड़ता है log बेस 10k, इधर पड़ेगा 1/t पड़ेगा, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ग्राफ बनेगा ऐसा। ये जो वैल्यू है ये log बेस 10a की वैल्यू है, और ये जो है ये थीटा है, ये क्या है, ये थीटा है, और इधर m इज इक्वल टू क्या है, -a/2.303 r, ये लिख देना, ये लिख देना, ये क्या है आपका, ये आपका स्लोप है, और थीटा किस में पड़ता है, इसमें। तो आप बोलोगे सर क्या हुआ, ये y एक्सिस में इंटरसेक्ट बना, इसका नाम क्या है, log बेस 10 है, ये ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1/t, विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1/t, तो log बेस 10 के साथ 1/t का संबंध क्या है, ये संबंध है। तो आप इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, और अगर नोट डाउन करना हो गया तो एक बार इस इक्वेशन को लिखो, और एक बार इस इक्वेशन को लिखो, बहुत ध्यान से लिखो। हाँ बोलोगे क्या इक्वेशन आया था, log बेस 10k इक्वल्स टू log बेस 10a माइनस ये बाई 2.303 r/t1, 2.303 r/t1। हम क्या बनाएंगे, दो अलग अलग टेम्परेचर में काम करेंगे, सॉरी ये इक्वेशन बना था, ये इक्वेशन बना था, हम दो टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर में काम करेंगे। पहला टेम्परेचर होगा T1 जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1, क्या होगा K1, और एक में हम काम करेंगे जहां पर टेम्परेचर होगा T2, टेम्परेचर होगा T2, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम पकड़ेंगे, एज्यूम करेंगे K2, क्या होगा K2। इस इक्वेशन को लिखो, ये वाला इक्वेशन को लिखो, तो पहले के लिए क्या होगा, log बेस 10 K1 इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस ये बाई 2.303 r/t1, यह एक नंबर इक्वेशन है। और दूसरे के लिए क्या होगा, log बेस 10 K2 इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ये बाई 2.303 r/t2, ये क्या है, ये दो नंबर इक्वेशन है। बनाओ, पहले के लिए ये, दूसरे के लिए ये। अब क्या होगा, 1 माइनस 2 करो, एक नंबर इक्वेशन से दो नंबर इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, तो क्या बनेगा, log बेस 10 K1 माइनस log बेस 10 K2। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्सट्रैक्शन होगा। अब देखो ये दोनों भाई साहब क्या करेंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्या होगा, ये माइनस है, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बाई 2.303 r/t2 आगे चला आएगा, और माइनस ये बाई 2.303 r/t1 इधर रहेगा। अब देखो ये माइनस ये आएगा, ये और ये कट जाएगा, ये माइनस है, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये बाई 2.303 r, इसको कॉमन ले लो तो क्या पड़ा रहेगा, 1/t2 माइनस 1/t1। ये भी एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन बनता है, ये भी और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का इक्वेशन बनता है। ये थोड़ा आसान था, ये हमने आर्हेनियस इक्वेशन की जो कच्चा चिट्ठा था वो भी आप लोगों के सामने साझा किए हैं। इसको भी देखो, इसको भी देखो, ये भी बहुत 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 माइन्यूट सी चीज़ है। अगर इसको देखना हो गया तो आज के लिए हम ये जो वीडियो है इसको यहाँ पर अंत करते हैं, क्योंकि इसके बाद और 3 वीडियो आएगा फिजिकल या केमिकल इक्विलिब्रियम की। एक में ला सतलियर प्रिंसिपल हम पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, वो लास्ट में करेंगे फिजिकल या केमिकल इक्विलिब्रियम को खत्म करने के समय में। इसके बाद वो कुछ रिएक्शन दिया जाएगा, इनिशियल मोल, फाइनल मोल, कंसेंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर निकालोगे, केपी केसी के बीच का संबंध निकालोगे, वो ऐसे बहुत सारे, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। केपी और केसी के बीच में एक रिलेशनशिप आया था कि केपी ज्यादा है या केसी ज्यादा है, केपी ज्यादा है या के एक ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा ग्रेटर है, कौन ज्यादा लेसर है, ये हमने आप लोगों के सामने एक शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट ट्रिक से बताए थे। डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव से क्या होता है, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव से क्या होता है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 से क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों के सामने साझा किए थे। लेकिन इसके बाद थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, आपको कैलकुलेशन करके दिखना पड़ेगा कि केपी और केसी के बीच का संबंध क्या है, केपी और के एक्स के बीच का संबंध क्या है। ये आपको एक तो था शॉर्ट ट्रिक से, डेल्टा एन की वैल्यू से आपको केपी केसी के बीच का संबंध पता चल रहा था, अब आपको कैलकुलेशन करके पता चलेगा, वो भी हम सिखाएंगे इसके बाद के वीडियो में। और रिएक्शन क्वोशिएंट का एक
पर्टिकुलर लेक्चर आपके सामने आएगा और रिएक्शन क्वेश्चन के साथ वो जो गिब्स फ्री एनर्जी थर्मो वाला कॉन्सेप्ट है, वो थर्मो वाला कॉन्सेप्ट हम रिएक्शन क्वेश्चन के साथ पढ़वा देंगे। तो इसी के साथ साथ आज का ये जो वीडियो है बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से अपने कॉपी में नोट में छापिएगा। और ये जो वीडियो है अब एक एक बार बारीकी से देखिएगा ये वीडियो को और अपने कॉपी में छापिएगा, अपने नोट खुद की नोट खुद बनाएं और बहुत मेहनत कीजिए, बहुत बहुत पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का खुद का ध्यान रखिए। और इसी के साथ साथ आज अलविदा और जय हिंद।